नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की बात करने से पहले हमें जानना चाहिए कि भाषा क्या होगी। यदि हम बात करें, पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उन 3000 भाषाओं में से हमें एक भाषा की बात करनी है, हिंदी भाषा की। परंतु हिंदी भाषा के बारे में जानने से पहले भाषा को समझना है कि भाषा क्या होगी। 3000 भाषाओं में से भारत के संविधान में 22 भाषाएं दर्ज हैं। उन 22 भाषाओं में से हमें हिंदी भाषा की बात करनी है। और यदि हमने अभी देखा कि पूरे विश्व में ना लगभग आपकी 3000 भाषाएं हैं, और उनमें से हमें एक भाषा की बात करनी है, जो भाषा आपकी क्या है, हिंदी। लेकिन सबसे पहले समझते हैं भाषा क्या है। देखिए, भाषा को समझने से पहले सोचना होगा कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि मुझे आपसे कुछ बात करनी है या आपको किसी से कुछ भी बात करनी है, तो बात करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होगी। यानी आप अपने विचारों को यदि किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हो, तो विचार आप भाषा के माध्यम से ही पहुंचा सकते हो। हालांकि भाषा के प्रकार हो सकते हैं अलग अलग। जैसे एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम हो सकता है बोलकर कोई बात कहना। जब आप बोलकर कोई बात कहोगे तो वो कहलाएगी आपकी मौखिक भाषा। और जब आप लिखकर किसी को कोई बात कहोगे, वो कहलाएगी आपकी लिखित भाषा। वही जब आप संकेतों में, संकेत मतलब होंगे जब आप इशारों में किसी से कुछ बात करोगे, वो आपकी कहलाएगी सांकेतिक भाषा। तो अगर हम भाषा की बात करें कि भाषा के प्रयोग की क्या आवश्यकता है हमें, तो भाषा के प्रयोग की आवश्यकता है कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख भी रहे हैं कि भाषा भाषा का प्रयोग क्यों किया जाएगा? विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें भाषा के प्रकार कितने होंगे, तो भाषा के 3 प्रकार होंगे। मौखिक प्रकार, मौखिक प्रकार वह प्रकार होगा जब आप किसी से कोई बात बोलकर कहते हैं। यानी आपको मान ली किसी से कुछ, आपको कुछ वस्तु मांगनी हो या किसी से कुछ भी बच्चों बात कहनी हो, तो वो मौखिक भाषा के जरिए कहते हैं, बोलकर। अगर आप बोलकर कहेंगे मौखिक भाषा। लेकिन यदि आप उस बात को लिखकर कहते हैं, यानी कि आपने लिख कर दिया, पत्र लेखन किया, तो वो लिखित भाषा के रूप में दिया। और कई बार हम संकेतों से ही दूसरों को बता देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो वो जो संकेतों यानी इशारों में जो बात की जाएगी, वो कहलाएगी आपकी सांकेतिक भाषा। तो अभी तक हमने देखा कि भाषा की जो आवश्यकता है ना हमें, वो विचारों के आदान प्रदान करने के लिए है, एक दूसरे से कोई बात जब कहनी हो। और भाषा के प्रकार 3 प्रकार, मौखिक, मौखिक के बाद लिखित भाषा, और लिखित के बाद सांकेतिक भाषा। तो भाषा तो हम समझ पाए, लेकिन इसके बाद समझते हैं भाषा जो शब्द है ना, ये संस्कृत की भाष धातु से निकला है। एक धातु है भाष धातु, उस भाष धातु से शब्द बना है भाषा। और ये भाष धातु आपकी संस्कृत भाषा की धातु है, संस्कृत भाषा की। फिर अगर इस भाष धातु के अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ होगा बोलना या वाणी। यानी भाष धातु का अर्थ होगा बोलना या वाणी, जिससे भाषा शब्द बना है। और ये बच्चों, यदि हम साथ साथ समझेंगे धातु क्या होगा, तो धातु को भी साथ साथ समझते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होगा, बात करते हैं बच्चों धातु की, क्रिया का मूल रूप। अब क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी वो कार्य जो किसी कार्य, वो शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं। ऐसे कौन से शब्द होंगे जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हो? जैसे चलना, एक शब्द हुआ आपका चलना, और एक शब्द हुआ मोहन। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे मैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब ये शब्द ना किसी कार्य के होने का बोध करा रहा है? क्या मोहन या चलना? चलना करा रहा है। चलना मतलब एक कार्य हो रहा है, चलना। इसी प्रकार दौड़ना, इसी प्रकार उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जाना। तो ये सभी के सभी शब्द क्या है? क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं में ना एक चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही है कि कॉमन चीज इनमें क्या है? ना 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 ना, खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना। तो इन सब के अंत में जो ना दिखाई दे रहा है ना, कॉमन है। और इससे जो बचा हुआ अन्य जो भाग है, वो भाग है कैसा? मूल रूप क्रिया का। तो क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। जैसे हमने जो शब्द यहाँ एक लिख दिया आपका खेलना, खेलने के बाद एक शब्द लिख दिया पीना,
पीना के बाद एक शब्द लिख दिया हमने खाना, खाना के बाद एक शब्द लिख दिया जाना। तो यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन हमें दिखाई दे रही है? ना, यहाँ भी ना, यहाँ भी ना, यहाँ भी ना और यहाँ भी ना। तो ये जो बचा हुआ भाग है ना, ये वाला ये वाला, ये आपका धातु कहलाता है। इसी प्रकार की एक धातु है आपकी भास धातु, और उस भास धातु से शब्द बना है भाषा, और इस भास धातु का अर्थ है बोलना या वाणी। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद बात करें कि मतलब हमारी प्राचीन भाषा क्या थी। अभी ना हमें बच्चों हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है। तो क्या प्राचीन समय से ही हम हिंदी भाषा बोलते आ रहे हैं? आपको ऐसा सोचना है कि जब मानव का उद्भव हुआ, यानी मानव का उद्भव, मानव की शुरुआत जब आदि मानव से होती है, तो क्या उस समय से हम हिंदी भाषा ही बोल रहे हैं? ये सोचना है आपको। ऐसा तो नहीं है, शुरुआत से तो हिंदी भाषा नहीं बोल रहे हैं। हम भारतवर्ष की बात करें, भारत में प्राचीनतम भाषा क्या है, यानी मानव जब भारत में जो सभ्यताएं विकसित हुई, उन सभ्यताओं की प्राचीनतम भाषा क्या है? इसे समझने के लिए हम यदि इतिहास को थोड़ा सा देखें बच्चों, तो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। वो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व तक है, और उसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई, चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता आपकी लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। तो भारत की प्राचीनतम भाषा जो कहलाई वो संस्कृत भाषा कहलाई। यहां से प्रत्यक्ष रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है भारत की। और इस संस्कृत भाषा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वैदिक संस्कृत और दूसरा इसका लौकिक संस्कृत। संस्कृत भाषा को दो भागों में विभाजित करा गया, एक वैदिक एक लौकिक। ऐसा क्यों? वैदिक संस्कृत वो संस्कृत है जिसमें वेदों की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत वो संस्कृत है जिसमें जिस भाषा को लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में अपना लिया, वो लौकिक संस्कृत कहलाई। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ चीजों को। सबसे पहले हमने देखा कि भाषा क्या है। भाषा होगी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा, वो भाषा होगी, सामान्य सी बात है। फिर भाषा के तीन प्रकार होंगे। पहला होगा आपका मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। ये प्रकार होंगे भाषा के तीन। फिर जो भाषा शब्द है ये भाष धातु से निकला है, और भाष धातु संस्कृत भाषा की धातु है। और ये जो भाष धातु है इसका अर्थ है बोलना या वाणी। साथ साथ में हमने समझा धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप धातु है, जैसे खेल, पी, खा, जा, ये धातु है। इतना आप समझ पाए होंगे। फिर हम देखा भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है। क्या भारत में शुरुआती हिंदी से हुई? भारत का प्रारंभिक समय ही जब यहाँ सभ्यताएं विकसित हुई, क्या उन्होंने हिंदी बोलना शुरू करी? नहीं, शुरुआत में तो यहाँ अलग भाषाएं थी। तो उनमें से ऐसी जो भाषा है जिसे हम पढ़ पाए, जान पाए, सीख पाए, वो भाषा संस्कृत भाषा है। तो अगर हम बात करें कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा है। फिर संस्कृत भाषा को भी हमने दो भाग में विभाजित बच्चों करा है। पहला भाग है वैदिक संस्कृत और दूसरा भाग है लौकिक संस्कृत। ये तो थोड़ी इतिहास की बात हुई भाषाओं की कि क्या भाषा है, किस प्रकार भाषा की शुरुआत हुई। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है, हमें हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है। और इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा की शुरुआत कब से हुई भारत में। तो अगली जो चीज हम देखेंगे ना, वो ये देखेंगे कि भारत में भाषाओं का क्रम क्या रहा, क्या सीक्वेंस रहा भारत में भाषाओं का। उस चीज को अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो देखेंगे भारत में भाषाओं का क्रम। भारत में भाषाओं का क्रम। देखो अभी हमने देखा कि भारत की जो प्राचीनतम भाषा है ना, सबसे प्राचीन जो भाषा है वो आपकी संस्कृत भाषा है। और फिर संस्कृत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से पहली कहलाई आपकी वैदिक संस्कृत कहलाई। सबसे पहला वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के बाद एक भाषा आई आपकी, वो भी संस्कृत ही थी, उसे क्या कहा गया आपका? लौकिक संस्कृत। अभी समझेंगे बच्चों कि ये इस प्रकार क्यों बांट दी गई, पहले लौकिक संस्कृत, पहले वैदिक संस्कृत, और फिर उसके बाद आपकी लौकिक संस्कृत। ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड करी गई, ये चीज भी हम समझते हैं।
देखो अगर वैदिक संस्कृत की बात करें ना, तो इस वैदिक संस्कृत को दो भागों में विभाजित करेगा, वैदिक और लौकिक। तो जो वैदिक कहलाई ना, ये तो इसलिए कहलाई क्योंकि वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बच्चों दिमाग में जरूर आओगा कि मतलब ये वैदिक क्यों, ये लौकिक क्यों। तो सामान्य सी बात है, याद रखना कि वैदिक इसलिए कि इसमें वेदों की रचना हुई। अब ये वेद क्या है, तो जो वेद आपने जरूर नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे पास कितने, 4 वेद हैं। तो उन 4 वेदों की रचना किसमें, वैदिक संस्कृत में। शुरुआत में जो वेदों की रचना हुई वो किसमें, वैदिक संस्कृत में हुई। फिर ये लौकिक संस्कृत क्यों कहलाई, इस लौकिक का मूल शब्द आप निकाल पाओगे लोक, और लोक का अर्थ होगा यानी कि लोग। ये लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में अपनाई, तो इसीलिए क्या कहलाई, आपकी लौकिक संस्कृत कहलाई। अब क्या इस लौकिक संस्कृत में भी रचना हुई कोई, हाँ जी। क्या इस लौकिक संस्कृत में किसी धर्म ग्रंथ की रचना हुई, जी बिल्कुल हुई। किस धर्म ग्रंथ की रचना हुई, तो आप याद रखोगे रामायण की यहाँ रचना हुई। रामायण एक धर्म ग्रंथ है, रामायण की रचना हुई। साथ साथ में बच्चों यहाँ से महाभारत की भी रचना हुई। रामायण व महाभारत की जो रचना हुई है वो आपकी लौकिक संस्कृत में हुई है। मुझे उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। फिर यदि इनके काल की बात करें, तो वैदिक संस्कृत का जो काल है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। मुझे उम्मीद है इतना समझ पाए होंगे। यानी अगर कुल देखा जाए कितने वर्षों का काल है इसका, 500 वर्षों का काल है। वैदिक संस्कृत का आपका 500 वर्षों का काल है। फिर अगर हम बात करें लौकिक संस्कृत का काल कब से कब तक है, तो लौकिक संस्कृत का काल भी आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। यानी अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें, इसका काल कितना है, तो बच्चों इसका काल भी कितना है, 500 वर्षों का ही इसका काल है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी हमने देखा पहला वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर लौकिक के बाद एक भाषा आई आपकी पाली भाषा। अब ये पाली भाषा किससे संबंधित थी और क्या इसमें भी रचनाएं हुई, तो बच्चों आपको याद रखना है मुख्यतः कि पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और इस भाषा का जो काल है यह भी याद रखना है, इस भाषा का काल होगा आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। यानी अगर ये भी हम टोटल देखते हैं तो ये भी कितने वर्षों का होगा, 500 वर्षों का ही होगा। यहां तक हमने चीजें क्लियर करी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत में भाषाओं का क्रम, और उसमें सबसे पहली भाषा वैदिक संस्कृत है, उसके बाद लौकिक है, उसके बाद पाली है। ये पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्धों ने ये अपनी भाषा अपनाई है। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है, पाली भाषा के बाद एक भाषा आई आपकी प्राकृत भाषा। ये प्राकृत भाषा का क्या संबंध है बच्चों, तो याद रखना आपको प्राकृत भाषा आपकी जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा, उसमें से जैन धर्म से संबंधित है प्राकृत भाषा। और यदि इसके काल की बात करें तो ये 1 ईस्वी से लेकर आपका 500 ईस्वी तक है। यानी ये बिल्कुल ये जो काल चलता आ रहा है इनका 500 वर्षों का काल चलता आ रहा है। इसका काल भी कितने वर्षों का, 500 वर्षों का काल है। इतना आप समझ गए होंगे। यानी अभी तक हमने देखा कि भारत में भाषाओं का जो क्रम है ना, हिंदी तो अभी तक वहां ही नहीं। वहां शुरुआत होती है किससे, शुरुआत होती है आपकी वैदिक संस्कृत से, वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत तक आप कहते हैं हम 500 ईस्वी तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक हिंदी का नाम नहीं आया। तो क्या प्राकृत के बाद हिंदी होगी, नहीं, प्राकृत के बाद एक भाषा हो रहा है। और जो भाषा प्राकृत के बाद आई वो भाषा थी आपकी अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा थी। अब ये जो अपभ्रंश बच्चों भाषा थी, ये अपभ्रंश भाषा का काल कब से कब तक था, ये आप याद रखोगे। तो अपभ्रंश भाषा का काल आप याद रखोगे कि ये 500 ईस्वी से लेकर आपका 1000 ईस्वी तक था। यानी कि हम भारत के ज्ञात इतिहास में 1000 ईस्वी तक पहुंच गए, लेकिन हिंदी का अभी तक कोई जिक्र कहीं भी नहीं है। जिस भाषा के बारे में हमें पढ़ना है, ये जानना जरूरी है कि भारत में भाषाओं का क्रम क्या है, किस प्रकार भाषाएं आई हैं भारत में। साथ साथ में याद रखोगे ये जो पाली भाषा है ना, ये इसे भारत की प्रथम प्राकृत भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो जैन भाषा है, सॉरी प्राकृत भाषा है जैन धर्म की, इसे आपका सेकंड प्राकृत भाषा भी बोला जाता है, याद रखोगे।
वही अपभ्रंश को याद रखोगे, इस भारत की थर्ड प्राकृत भाषा बोला जाता। ये फैक्ट आप यहाँ से याद रखोगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सका कि बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा कौन सी है, पाली होगी, या पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो वहां से उत्तर क्या लगाओगे, बौद्ध धर्म लगाओगे। आपको दिया जाएगा वेदों की रचना किस भाषा में की गई है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत में। और संस्कृत में भी किस संस्कृत में, आपकी वैदिक संस्कृत में की गई है। काल पूछा जा सकता है। तो अभी तक हम वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के बाद हम जिस भाषा पर आए वो भाषा बच्चों आपकी कहलाई हिंदी, जिसका आपको इंतजार था, आपकी प्यारी हिंदी भाषा। ये हिंदी भाषा का काल कब से कब तक आप याद रखोगे, 1000 ईस्वी से शुरुआत होती है और 1000 ईस्वी से लेकर आपका अब तक है। अभी तक जो हम चल रहा है 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 दिसंबर में अभी, तो अभी तक क्या चल रहा है आपका, हिंदी भाषा चल रही है। तो आप ये तो समझ पाए होंगे कि किस प्रकार हिंदी भाषा आई। क्या शुरुआत से हिंदी भाषा थी? नहीं, शुरुआत से हिंदी भाषा नहीं थी। शुरुआत हम करते हैं कहां से, संस्कृत से, और संस्कृत से बदलते बदलते अन्य भाषाएं आई और फिर 1000 ईस्वी में आपकी हिंदी भाषा आई है। इसी हिंदी भाषा के बारे में हमें पढ़ना है। अब जब हम इस हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते हैं तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं और उसमें से भारत के संविधान में 22 भाषाएं दर्ज हैं। तो जब भारत के संविधान में 22 भाषाएं दर्ज हैं तो क्या हिंदी भाषा पूरे देश में प्रयोग होती होगी? नहीं, वो 22 भाषाएं फिर कहां प्रयोग होती होंगी। तो हमें साथ साथ में ये भी चीज देखनी है कि हिंदी भारत के किन किन राज्यों में प्रयोग हो रही है। किन किन राज्यों में प्रयोग होने का अर्थ होगा कि ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जिनमें हिंदी प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है। ये चीज हम साथ साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना चाहो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी प्रथम राजभाषा के रूप में कहां कहां प्रयोग होती है। हिंदी प्रथम राजभाषा, देखो अगर हम बात करें ना तो भारत, एक दक्षिण भारत और उत्तर भारत मुख्यतः, तो जो उत्तर भारत है उसे हिंदी भाषी प्रदेश कहा जा, यानी उत्तर भारत के अंतर्गत आपके जो जो राज्य होंगे वो कहलाएंगे आपके हिंदी भाषी प्रदेश। तो यदि उत्तर भारत की हम बात करें, मुख्यतः आपको याद रखना जो राज्य बच्चों यहाँ होंगे, एक तो आप पहले नंबर पर याद रखोगे हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी वो राज्य होगा जिसमें हिंदी प्रथम राजभाषा है। फिर हिमाचल प्रदेश से ही लगा हुआ राज्य होगा आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का भी आप नाम याद रखोगे कि उत्तराखंड होगा, ठीक है। उत्तराखंड के बाद आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी आप नाम याद रखोगे कि उत्तर प्रदेश में भी हिंदी प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग होगी। फिर उत्तर प्रदेश के बाद आप याद रखोगे मध्य प्रदेश, यानी एमपी एक राज्य होगा। एमपी के बाद आप याद रखोगे एक राज्य होगा आपका हरियाणा। हरियाणा में से हरियाणवी बोलते हैं, वो हिंदी की ही एक उपभाषा है। उसके बाद 5 तो ये हो गए। 5 के बाद आपको नंबर 6 पर याद रखना है, हरियाणा के बाद आपको पंजाब में पंजाबी प्रथम राजभाषा होगी। और राजस्थान आप नाम याद रखोगे, राजस्थान में हिंदी प्रथम राजभाषा होगी। राजस्थान के बाद आप देखोगे नंबर 7 पर राजस्थान से मिला राज्य गुजरात होगा। क्या गुजरात में हिंदी प्रथम राजभाषा होगी? नहीं, गुजरात में हिंदी प्रथम राजभाषा बिल्कुल नहीं होगी, वहां गुजराती प्रथम राजभाषा होगी। महाराष्ट्र में मराठी प्रथम राजभाषा होगी। लेकिन अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में हिंदी प्रथम राजभाषा होगी, यानी बिहार भी हिंदी भाषी राज्य है। बिहार के बाद यदि हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी हिंदी प्रथम राजभाषा होगी। और झारखंड के बाद यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी आपका छत्तीसगढ़ में भी हिंदी प्रथम राजभाषा होगी। तो ये 9 राज्य हैं जिनमें हिंदी प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग हो रही है। और साथ साथ में एक आपको नाम याद रखना केंद्र शासित प्रदेश का,
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली। दिल्ली में भी हिंदी प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग हो रही है। तो ये लगभग ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत मतलब ये हिंदी भाषी प्रदेश जिन्हें बोल दिया जा, ये वो हिंदी भाषी प्रदेश है जहां हिंदी प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग हो रही है। अन्य राज्यों में फिर अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, तो इसी प्रकार पंजाब में पंजाबी है। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में फिर अलग अलग राजभाषाएं हैं। ठीक है, अभी हमने समझा क्या कि हिंदी प्रथम राजभाषा वाले राज्यों की संख्या 9 होगी और एक होगा केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहां हमने एक शब्द प्रयोग करा है राजभाषा, तो ये शब्द भी हमें समझना चाहिए कि ये राजभाषा हो क्या, राजभाषा के बारे में समझना चाहिए। तो अभी हम राजभाषा के बारे में समझेंगे कि राजभाषा क्या होगी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इससे। तो अभी दो शब्द यहां होंगे, एक शब्द होगा आपका, एक राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा, और फिर एक शब्द होगा आपका राजभाषा होती है, राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, इस चीज को समझते हैं। यदि हम बात करें ना कि राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा का अर्थ होगा जो राष्ट्र की भाषा हो, और राष्ट्र की भाषा हो मतलब जिस भाषा को पूरा देश बोलता हो। तो क्या हिंदी ऐसी भाषा है जिसे पूरा देश बोलता हो? नहीं, हिंदी तो ऐसी नहीं है, क्योंकि संविधान में तो 22 भाषाएं दर्ज हैं और हिंदी तो उनमें से एक है। ऐसे तो मात्र 9 राज्य हैं जिनमें हिंदी प्रथम राजभाषा है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा होगी? नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसे पूरा देश एक साथ बोलता हो। तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगी। और सामान्यतः यदि इसकी परिभाषा की बात करें राष्ट्रभाषा की, तो परिभाषा इसकी होगी जिस भाषा को संपूर्ण देश बोलता हो, जिस भाषा को संपूर्ण देश प्रयोग करता हो या बोलता हो, बोलता हो लिखेंगे सामान्य भाषा में, बिल्कुल संपूर्ण देश बोलता हो, वही आपकी राष्ट्रभाषा होगी। और आपको यहां से याद रखना कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर बात करें राजभाषा की क्या होगी, राजभाषा की परिभाषा क्या होगी और ये राजभाषा क्या होगी। क्या भारत की कोई राजभाषा? आपको याद रखना कि सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? आपकी राजभाषा कहलाती है। फिर यहां से तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या भारत की कोई राजभाषा है? पहला पॉइंट यहां से यही बन सकता है, क्या भारत की कोई राजभाषा है? तो हाँ, बिल्कुल इस चीज का जवाब होगा, भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। ये आप याद रखोगे, भारत की राजभाषा होगी हिंदी। फिर आप याद रखोगे ये राजभाषा जो अपनाई गई है कहाँ अपनाई गई है, आप याद रखोगे संविधान में राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। और इसके लिए संविधान का वो जो अनुच्छेद होगा, जिस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, वो अनुच्छेद होगा 343, अनुच्छेद 343। फिर इसके बाद आप याद रखोगे कि ये संविधान में अनुच्छेद 343 में अपनाई गई, लेकिन कब अपनाई गई? तो आप याद रखोगे हिंदी जो राजभाषा के रूप में अपनाई गई, हिंदी भाषा जो राजभाषा के रूप में अपनाई गई, तो वो आपकी 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई। ये डेट आप याद रखोगे। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा कि भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी, किस अनुच्छेद में? 343 में। फिर जो राजभाषा है वो कब अपनाई गई? 14 सितंबर 1949। और आप इतना याद रखोगे ये जो तिथि है ना, इसी तिथि से आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोलते क्या, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है, हिंदी दिवस। अच्छा, ये तो जो आपका मनाया जा ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा, एक हम आपका विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व, और ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ? याद रखोगे 14 सितंबर 1949 से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये चीज भी आप साथ साथ देख लोगे। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं आपका 10 जनवरी को। और ये प्रथम हिंदी सम्मेलन था। ठीक है, प्रथम हिंदी सम्मेलन था, ये तब से मनाया जाना शुरू हुआ आपका।
ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि जो राजभाषा है वो अपनी हिंदी है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है, और ये राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई। वही राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जा। राष्ट्रभाषा उसे बोलते हैं जिस भाषा को पूरा देश बोलता हो, और राजभाषा उसे बोलते हैं जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। वो सामान्य सामान्य सी परिभाषा है, और आप सामान्य तौर तरीकों से ना समझ भी पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, चलो इसके बाद हम समझते हैं कि भाषा क्या है, और भाषा के अंतर्गत फिर उपभाषा क्या है, और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है, और फिर उसमें कितनी बोलियां हैं, ये चीज अभी हम समझते हैं। तो जो हिंदी को हमने देखा कि भारत के अगर सबसे बड़े क्षेत्र पर कोई भाषा बोली जा रही है तो वो हिंदी बोली जा रही है, क्योंकि उसके अंतर्गत 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। फिर अगर हम देखा कि अपने जिस स्थान पर आप हो वहां से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या लगभग 50 किलोमीटर चलने पर भी भाषा बोलने का तरीका बदल जा, ठीक है। तो बोलने का तरीका बदल जा तो वो क्या क्या अलावा बोलने का तरीका, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। देखो हम देखते हैं जो हिंदी भाषा है ना, इस हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा हैं। 5 उपभाषा हैं। ये 5 उपभाषा कौन सी है, ये चीज अभी हम देख लेंगे, ठीक है। इनमें से हम बात करें सबसे पहले तो एक उपभाषा होगी इनमें से पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। फिर एक उपभाषा यहां आपकी होगी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। फिर एक आपकी यहां से उपभाषा होगी पूर्वी हिंदी, और एक पूर्वी हिंदी के बाद होगी यहां से आपकी बिहारी। वो बिहारी के बाद एक लास्ट होगा आपका पहाड़ी हिंदी। तो ये तो 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाओं में एक पश्चिमी हिंदी होगी आपकी, पश्चिमी हिंदी होगी, पश्चिमी हिंदी के बाद आपकी राजस्थानी हिंदी होगी, फिर पूर्वी हिंदी होगी, फिर बिहारी होगी, फिर पहाड़ी होगी। तो अभी हमने देखा कि हिंदी जो भाषा है इसके अंतर्गत 5 तो उपभाषा है, और साथ में अगर बात करें हम तो 22 बोलियां हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो इन बोलियों से पूछा जा सकता है। बोलियां कितनी है 22, तो ये 22 की 22 बोलियां भी याद होनी चाहिए कि कौन सी 22 बोलियां हैं। आपको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां हैं, राजस्थानी के अंतर्गत हम 7 बोलियां लिखते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम 3 बोलियां लिखते हैं, बिहारी के अंतर्गत हम 3 बोलियां लिखते हैं, और पहाड़ी के अंतर्गत भी हम कितने लिखते हैं 3 बोलियां लिखते हैं। अब क्वेश्चन यहां से क्या होगा कि कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, और फिर कौन सी बोली भारत के किस क्षेत्र में बोली जा रही है। ये क्षेत्र के सहित आपको चीजें याद करनी होगी। इतना कंप्लीट करने के बारे में अपना कंप्लीट हो जाएगा कि भाषा क्या है, भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, और बोलियां क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी आपकी बोलियां होंगी। आपको एक तो याद रखनी है यहां से, एक तो खड़ी बोली होगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली होगी। खड़ी बोली के बाद जो बोली होगी, एक बोली का आप नाम सुनते हो बार बार हरियाणवी, तो वो हरियाणवी कहलाती है बांगरू। एक बांगरू होगी। बांगरू के बाद एक होगी आपकी कन्नौजी। कन्नौजी होगी। हम देखा एक तो खड़ी बोली होगी, खड़ी बोली के बाद एक होगी बांगरू, एक होगी कन्नौजी, साथ साथ में नाम याद रखोगे आप, एक होगी आपकी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बाद एक भाषा का नाम आप याद रखोगे, एक होगी बोली आपकी दक्षिणी। दक्षिणी होगी। साथ साथ में याद रखोगे एक नाम होगा बुंदेली। तो ये 6 होंगी आपकी बच्चों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाएंगी। जैसे खड़ी बोली अलग क्षेत्र में बोली जाएगी, बांगरू अलग में, कन्नौजी अलग में, ब्रजभाषा अलग में, दक्षिणी अलग में, और बुंदेली अलग में। हम अभी देख लेंगे कि किसके अंतर्गत कौन सी बोली के अंतर्गत भारत का कौन सा क्षेत्र। जैसे अगर खड़ी बोली की बात करें ना तो खड़ी बोली आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बोली जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का हरिद्वार जिला, लगभग देहरादून से शुरुआत हो जाएगी इसकी, और इसमें हरिद्वार जिला होगा, और आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ
और इसके बाद नोएडा तक ये आपकी विस्तृत होगी। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग जो बोली जाएगी आपकी खड़ी बोली बोली जाएगी। फिर यदि बांगरू की बात करें तो हरियाणवी में, संपूर्ण हरियाणवी में जिसे हम हरियाणवी कहते हैं वही बांगरू है, ये हरियाणवी होगी। कन्नौजी की बात करें, कन्नौज क्षेत्र में जो बोली बोली जाएगी वो आपकी कन्नौजी होगी। ब्रजभाषा, दो नाम याद रखोगे, आगरा और मथुरा, ब्रजभाषा बोली जाएगी। और दक्षिणी, हैदराबाद क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाएगी वो दक्षिणी होगी। ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो होगी वो बुंदेली होगी। झांसी, हमीरपुर, जालौन, इस क्षेत्र में आपकी बुंदेली बोली जाएगी। ये इतना क्षेत्र पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आया। उसके बाद बात करें राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थान में जो बोलियां होंगी वही राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत होगी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत राजस्थान की बोलियां होंगी जो हो जाएंगी आपकी, आप नाम याद रखोगे, एक तो मेवाती हो जाएगी, एक नाम याद रखोगे मेवाड़ी हो जाएगी, एक नाम आप याद रखोगे मारवाड़ी हो जाएगी, एक नाम याद रखोगे आप मालवी हो जाएगी, बेहद आसान है बच्चों ने याद करना। एक आपकी वागड़ी हो जाएगी, और एक नाम आप याद रखोगे हाड़ौती हो जाएगी, और एक लास्ट नाम आप याद रखोगे बच्चों आपकी ढूंढाड़ी हो जाएगी। तो ये आपकी कितनी होगी, 7 बोलियां होगी। नाम क्या है, पहली मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, वागड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 7, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी होंगी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक तो आप नाम याद रख लोगे छत्तीसगढ़ी ही होगी, एक बघेली होगी, और उसके बाद एक आप नाम याद रखोगे यहां से अवधी होगी। ठीक है, तो जो देखते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक तो आपको नाम बताया गया अवधी होगी, अवधी के बाद एक आपका नाम होगा यहां से बघेली होगी, बघेली के बाद एक आप नाम रखोगे यहां से क्या, छत्तीसगढ़ी होगी, छत्तीसगढ़ी होगी। तो अभी हमने देखा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां, 6 बोलियों के नाम देख लिए। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 7 बोलियां, उनके नाम देख लिए। फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, उनके नाम देख लिए। अब बात करेंगे बिहारी की। बिहारी के अंतर्गत एक आपकी बोली होगी मगही, मगही के बाद एक आपकी होगी मैथिली, मैथिली, और एक बड़ी प्रचलित है आपकी भोजपुरी, लगभग सभी परिचित होंगे भोजपुरी से, तो एक होगी आपकी भोजपुरी। फिर बात करेंगे पहाड़ी की। पहाड़ी के अंतर्गत एक होगी आपकी गढ़वाली, एक होगी आपकी कुमाऊनी, और कुमाऊनी के बाद एक होगी आपकी पश्चिमी पहाड़ी। तो मुझे आप एक बार देखकर बताओ क्या ये 22 बोलियां कंप्लीट हुई? जी हाँ, 22 बोलियां कंप्लीट हुई। 3 पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, 3 बिहारी के अंतर्गत, 3 पहाड़ी के अंतर्गत, 7 राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत और 6 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कुल मिलाकर ये आपकी कितनी 22 बोलियां कंप्लीट होगी। ये 22 बोलियां कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जा रही है ये भी हमें याद रखना होगा। और यहां से प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछा जा, क्वेश्चन किस प्रकार होगा, क्वेश्चन होगा कि निम्न में से बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोली कौन सी होगी। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मेवाती, अवधी, मगही, गढ़वाली। उसमें से एक उत्तर लगाना होगा, उत्तर क्या होगा, मगही। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमने इस आज की वीडियो में कितना देख लिया, एक बार डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करें इसमें शुरुआत में सबसे पहले हमने क्या देखा, भाषा के बारे में समझा कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा का क्या प्रयोग है, अपने दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो भाषा के बारे में समझा। फिर हमने भारत में भाषाओं का क्रम देखा, भारत में भाषाओं का क्रम क्या सीक्वेंस रहा। ये चीज देखने के बाद हमने देखी प्रथम राजभाषा, हमें हिंदी के बारे में पढ़ना है तो ये प्रथम राजभाषा कहाँ कहाँ है हिंदी, ये चीज हमने देखी। फिर उसके बाद हमने नंबर 4 पर देखा प्रथम राजभाषा के बाद कि जो हिंदी है ये आपका सबसे पहले राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, नहीं। फिर हमने देखा राजभाषा क्या है, राजभाषा के बारे में समझा। और फिर राजभाषा देखने के बाद हमने क्या समझा, हिंदी जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है उसके अंतर्गत आने वाली उपभाषा कौन कौन सी हैं, 5 उपभाषाएं हैं। और उन उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली आपकी 22 बोलियां कौन कौन सी है, ये चीज हमने समझी है। तो आज की वीडियो में हमने काफी कुछ देख लिया।
और मुझे उम्मीद है आप सभी से समझ भी पाए होंगे। ठीक है, अभी होगा क्या ना, ये जो वीडियो हो ये पहली वीडियो हो और इसे हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज की वीडियो में हमने ये टॉपिक पढ़े हैं आपकी कि भाषा, फिर भाषाओं का क्रम, प्रथम राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, हिंदी, इसके अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां, इतना सब कुछ देख लिया। अब धीरे धीरे हम हिंदी का कंप्लीट कोर्स करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे वर्णमाला टॉपिक पर, वर्णमाला का टॉपिक समझेंगे जिसमें आपकी 5 से 6 क्लास होंगी। फिर धीरे धीरे पूरा व्याकरण का पोर्शन करेंगे, साथ साथ में पूरा शब्दकोश डिस्कस करेंगे और साथ साथ में पूरा साहित्य डिस्कस करेंगे। यानी लगभग आने वाले कुछ समय में हम हिंदी का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पर बच्चों मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको लगभग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई बच्चों तो आप इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।